नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखरात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की पुलिस का एक कारनामा आपको दिखाते हैं। आपको यकीन हो जाएगा कि यूपी की पुलिस कितना सतर्क, कितनी फुर्तीली और कितनी सजग है। ये तस्वीरें देखिए। संत कबीरनगर में थानों के निरीक्षण पर डीआईजी निकले हैं। कोतवाली, खलीलाबाद में उन्होंने पुलिस वालों से उनके हथियार चलाने के लिए कहा। ये इसलिए कहा गया क्योंकि वो देखना चाहते थे कि आपात स्थिति में अपराधियों का सामना करने के लिए पुलिस वाले कितने तैयार हैं भी या नहीं। मगर अफसोस कि पुलिस वालों से उनकी बंदूक चली ही नहीं। हद तो ये हो गई कि पुलिस के एक जवान को तो ये भी नहीं मालूम था कि गोली लगती कहां है। कौन मारा? ऐसे मरेगा नहीं तो लैंका तो डाला किसने सर? लैंका भीड़ का मतलब फायर करने के लिए सब चोट नहीं लगे। मतलब फायर करने के लिए चोट न लगे, मतलब ऐसा फायर जिससे चोट न लगे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हैरान और परेशान करने वाली भी ये तस्वीरें हैं। जरा सोचिए, बाकायदा इन तमाम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन गोली डाली कहां से जाती है, जरा तस्वीरों में देख लीजिए। पुलिस का जवान नली में बाहर से गोली डाल रहा है। पुलिस वाले को ऐसा करते देख डीआईजी साहब हंस पड़े। पहली बार में तस्वीरें देखकर किसी को भी हंसी आ सकती है, मगर यह हंसने से ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात है। डाल दिया, फिर उसके बाद क्या करोगे? गोली चढ़ाएंगे सर, लिस्ट लेंगे सर, लिस्ट लो फिर करो। अब कौन मारा? ऐसे मरेगा नहीं तो सर। लैंका तो डाला किसने सर? लैंका भीड़ का मतलब फायर करने के लिए सब चोट नहीं लगे। मतलब फायर करने के लिए चोट न लगे, मतलब ऐसा फायर जिससे चोट न लगे। इस तरह की तस्वीरें जब भी सामने आती हैं, यकीनन शर्मिंदगी इन पुलिस वालों को आनी चाहिए। यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, लेकिन अपने ही महकमे में खाकी का किस तरह से मजाक और मखौल ये उड़ा रहे हैं अपनी इन हरकतों की वजह से। ट्रेनिंग मिली होगी, लेकिन उसके बावजूद इनको पता ही नहीं है कि इनके हाथ में जो हथियार है उसको चलाते कैसे हैं। आगे बढ़ते हुए, उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। ओबीसी के लिए आरक्षित अब सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी। हाईकोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद विपक्ष यूपी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगा रहा है कि यूपी सरकार ने कोर्ट ने ठीक तरीके से दलील ही नहीं दी। तो सरकार का कहना है कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। अब इसी मामले को लेकर जंग जबरदस्त है। समाजवादी पार्टी उसमें बाधा डालना चाहती थी। सरकार सही तरीके से पक्ष रखती तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। यूपी में नगर निकाय चुनाव के लिए हाईकोर्ट का आदेश आते ही सियासी हमलों का शोर शुरू हो गया। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हमलों का दौर शुरू हो गया, क्योंकि सरकार की ओर से जारी ओबीसी आरक्षण को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रद्द कर दिया है। साथ ही फौरन निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। इस फैसले के बाद ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब सामान्य मानी जाएंगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दल सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार पर कोर्ट में कमजोर दलील का आरोप लगा रहे हैं।
सब प्राइवेट कर रहे थे कंपनियां, एक एक करके बेच रहे थे। अगर सब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी, तो अंतर्गत आरक्षण खत्म। बिल्कुल। तो और यहाँ तो दिखाई देगी आप, जो आरक्षण मिलना चाहिए था, अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती, तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वो हम दे करके चुनाव समय से कराना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी उसमें बाधा डालना चाहती थी। लेकिन जो भी आदेश आया है उसका अध्ययन करके और उसके बाद के निर्णय से हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया जाना है वह आरक्षण दिए बगैर उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव कराने का कोई विचार नहीं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती हाईकोर्ट के फैसले को बीजेपी की आरक्षण विरोधी मानसिकता बता रही हैं। आने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी को चेतावनी दे रही हैं। हाईकोर्ट का फैसला बीजेपी व उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है। इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। विपक्ष के सवालों और हमलों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का दावा कर रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके बाद ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। अगर जरूरी हुआ तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी। निर्णय के अनुरूप अभी हमारी सरकार विधि विशेषज्ञों से राय लेगी और राय लेकर के ओबीसी के लोगों का आरक्षण चूंकि निर्वाचन आयोग तय करता है, तो कहाँ कमी रह गई है, क्या रह गई है, वो गाइडलाइन जो आरक्षण की है उसका अनुपालन करते हुए फिर चुनाव कराने पर विचार हमारी सरकार करेगी। दरअसल यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया था कि निकाय चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के सुझाए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन किया जा रहा है, लेकिन याचिका में कहा गया कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण जारी करने के लिए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला नहीं अपनाया, अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर रिपोर्ट के लिए कमीशन नहीं बनाया। अब समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोल रही है, तो बीजेपी विपक्ष के हमलों का जवाब दे रही है। जनगणना की बात कोई पहली नहीं हुई है बात। आप याद कीजिए, जिस समय जाति जनगणना की बात हुई, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में रही कि सभी जातियों की जनगणना की जाए, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को कौन रोकता है कि जनगणना ना करे? बिल्कुल, क्योंकि जनगणना करने से हर जाति को अपनी आबादी की जानकारी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि हर व्यक्ति अपने जाति के हिसाब से जानकारी कर ले कि वो आबादी में किस संख्या में है। समाजवादी पार्टी क्या बोलती है तो आप जानते हो। समाजवादी पार्टी जब सरकार में रहे तो इनके क्या रंग थे, क्या रूप थे। वो आज जब सरकार में नहीं है तो हर बात पे सवाल खड़े करते हैं। जिस पर भी सवाल खड़े करते हैं, जरा अखिलेश जी उसी क्षेत्र में अपनी सरकार में झांक कर देख लें। हाईकोर्ट ने यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया है और इस फैसले ने सरकार और विपक्षी दलों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। मामला आरक्षण से जुड़ा है, लिहाजा इस पर विवाद बढ़ना तय है। नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर संग्राम भी तय है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। भारतीय संस्कृति के शिखर पुरुष हैं श्री राम, मगर उन्हीं राम को इस देश की सियासत का सिरमौर भी बना दिया जाता है। बरसों में राजनीति के रण में राम का नाम गूंजता रहा है। एक बार फिर से राम का नाम गूंजा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना राम से की तो बीजेपी भड़क गई। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने पहले राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया और अब राम का अपमान कर रही है। खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे। अब इसे राहुल गांधी की खिदमत कहें, खुशामद कहें या सियासी खुशफहमी कहें, पर खुर्शीद के इस बयान ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। प्रभु राम से राहुल गांधी की तुलना ने पूरी कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के निशाने पर ला दिया है। बीजेपी सलमान खुर्शीद के इस बयान को चाटुकारिता की हद बता रही है। किसी इंसान की प्रभु राम से तुलना को शर्मनाक बता रही है। देखिए, दुखद है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में इस प्रकार का कंपैरिजन दुनिया में कोई नहीं कर सकता
और मुझे लगता है कि या तो वो अतिशयोक्ति में कहे गए हैं और या वो भावावेश में इस बात को कहे हैं। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आचरण के विरुद्ध काम किया है। मैं कह सकता हूं ये दुखद है। नर की तुलना नारायण से करना ये कोई भी अच्छा नहीं मानेगा, कोई भी उचित नहीं मानेगा। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, लेकिन इस चाटुकारिता से आप दूसरों को आहत कर रहे हैं। दरअसल 3 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी और प्रदेश के कुछ शहरों से होकर गुजरेगी। इसी यात्रा की जानकारी देते देते खुर्शीद विवादों में घिरा बयान दे बैठे। राहुल गांधी की भगवान राम से तुलना कर बैठे। ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुँच पाते हैं, तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुँच गई है, तो राम जी भी पहुँचेंगे, ये हमारा विश्वास है। विवाद उठा तो सलमान खुर्शीद का सफाई वाला बयान भी सामने आया। खुर्शीद ने अपने बयान का मतलब समझाया। अगर मैं किसी की तारीफ करता हूं कि वो भगवान के पचनों पे चल रहे हैं, और मैं ये कहता हूं कि जो भगवान का इतिहास है वो हमको फिर देखने को मिल रहा है, तो उसमें किसी को आपत्ति क्यों है? वो ये चाहते हैं कि हम भगवान का नाम ना लें, नहीं लें। और अगर एक अच्छा इंसान है तो उसके लिए क्या शब्दावली इस्तेमाल करें? अगर भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई अच्छा इंसान नहीं देखा तो मैं क्या करूं? ये तो उनका मसला है। लेकिन इस सफाई से पहले बात बिगड़ चुकी थी। राम के नाम पर धर्म वाली लड़ाई छिड़ चुकी थी। सलमान खुर्शीद को कहना चाहिए था कि हमारे पैगंबर, हमारे जो इस्लाम है वह कांग्रेस पार्टी है, और हमारे जो क्या कहते हैं अल्लाह खुदा है, वो अल्लाह खुदा स्वयं राहुल गांधी है। ऐसा उनको कहना चाहिए था। प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस पार्टी, भगवान श्री राम को काल्पनिक कहने वाली कांग्रेस पार्टी आज ये जो है तो राम जी की खड़ाऊ लेके चल रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब सलमान खुर्शीद का बयान कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत बना हो। बटला हाउस एनकाउंटर के बाद सोनिया के आंसू वाले बोल पर अब तक हमलों का जोर है, और इस नए बयान पर जबरदस्त सियासी शोर है। कांग्रेस बयान पर विवाद करने वालों पर सवाल कर रही है, बीजेपी से राम सेतु के बारे में पूछ रही है। भगवान राम को आस्था, पूजा, इबादत की तरह मानती है, उनको अवतार मानती है, और भाजपा उनको चुनावी बिसात का मोहरा मानती है। बाहर तो भगवान राम का नाम लेते हैं और सदन के अंदर कहते हैं राम सेतु नहीं था। राम सेतु नहीं था, उसके बारे में गारंटी नहीं दे सकते, तो उसका मतलब भगवान राम लंका नहीं गए। और अगर लंका नहीं गए तो उन्होंने तो पूरी रामायणी चौपट कर दी। अरे माफी मांगो भाजपा वालों, अपने मंत्री को पहले निकालो, बाहर करो, माफी मांगो, फिर बात करो। बहरहाल ये साफ है कि राहुल गांधी की राम से तुलना ने नया सियासी रण छेड़ दिया है। बीजेपी ने इस बहाने कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। उधर भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा अपने काम से कम और बयान से ज्यादा जानी जाती हैं। इस बार भी साध्वी के बयान पर घमासान मचा है। साध्वी प्रज्ञा ने एक कार्यक्रम में भड़काऊ बयान दिया तो कांग्रेस ने आसमान सर पर उठा लिया। अब मांग की जा रही है कि साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जबकि हिंदुवादी संगठन साध्वी प्रज्ञा के बयान का समर्थन कर रहे हैं। देखिए। अपने घर में हथियार रखो तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। तत्काल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इन्हें तो जानते ही होंगे आप, जानते ही होंगे। तन पर भगवा वस्त्र पहनती हैं, गले में रुद्राक्ष की माला रहती है, नाम के आगे साध्वी लगाती है,
मगर एक साध्वी की जुबान से भड़काने वाला बयान निकला है। हिंदुओं को जगाते जगाते पता नहीं कब भड़काने लगी साध्वी प्रज्ञा। अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। कर्नाटक के शिमोगा में मौका था हिंदू जागरण वैदिक के दक्षिण क्षेत्र वार्षिक सम्मेलन का। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने जब बोलना शुरू किया तो लव जिहाद का मुद्दा जुबान पर आ गया। लव जिहाद, उनके यहाँ जिहाद की परंपरा है। कुछ नहीं मिला तो लव जिहाद कर दिया, प्रेम भी करेंगे तो उसमें भी जिहाद करेंगे। कथित लव जिहाद के मुकाबले के लिए इसके आगे साध्वी प्रज्ञा ने जो मंत्र दिया उस पर नया विवाद छिड़ गया। पहले सुनिए साध्वी ने कहा क्या। लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। इस बयान को नफरती बताते हुए कांग्रेस समर्थक सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने शिमोगा पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर जी के खिलाफ शिमोगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज की है, जिसमें मैंने कल जो उनका बयान था शिमोगा के अंदर, जो उनका भाषण था, जिसके अंदर उन्होंने एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसाया, उसके खिलाफ मैंने सेक्शन 153A, 153B, 295A, 268 और अन्य धाराओं के नीचे पुलिस कंप्लेंट दर्ज की है। साध्वी के बयान को लेकर खेमेबंदी भी शुरू हो गई है। जहां हिंदू संगठन के लोग साध्वी के साथ खड़े हैं, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे लोग भाजपा के सांसद होते हुए अगर हिंसा के लिए चाकू और छुरी रखने की बात कर रहे हैं, एफआईआर भी उनके खिलाफ लिख गई, तो तत्काल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन पर भड़काने के लिए समुदायों को कार्रवाई की जानी चाहिए। चाकू छुरी की बातें वो लोग कर सकते हैं जिसको इस देश की डेमोक्रेसी पे भरोसा नहीं है, जिसको इस देश के कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। अगर आज उन्हीं की सरकार है और उन्हीं के सांसद, क्योंकि अभी आरोपी तो है ही, वो उनके ऊपर अभी तक निर्णय तो हुआ नहीं है, अगर वो इस तरीके की बातें करते हैं तो इसका मतलब है उनको अपनी सरकार पे कोई भरोसा नहीं। जिस तरह से लव जिहाद की घटनाएं बेतहाशा बढ़ रही हैं, अभी हमने 10-15 दिन पहले ही 420 केसेस की जो लव जिहाद की सूची है वो हमने मीडिया को जारी की थी। साध्वी जी ने जो बयान दिया है, मुझे लगता है कि वो उसी की चिंता मात्र है और हमेशा ये इस बात को ध्यान रखना चाहिए हिंदू समाज को भी। अब लगता है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। साध्वी प्रज्ञा अपने बयानों को लेकर लगातार विवादों में रहती है। गोडसे को लेकर उनके बयान पर पीएम मोदी को भी कहना पड़ा था कि वो उन्हें माफ नहीं कर पाएंगे। फिर भी साध्वी के विवादित बोल पर लगाम नहीं लग पाई। शिमोगा से नागार्जुन के साथ आज तक ब्यूरो। और अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर मन का सैला हो जाता है। जी हां, खेड़ा में बीएसएफ के एक जवान को इसलिए पीटकर मार डाला गया क्योंकि वो अपनी बेटी का जीवन बचाना चाहते थे। एक शख्स ने बीएसएफ जवान की बेटी का वीडियो वायरल कर दिया था। बीएसएफ का जवान उस आदमी को समझाने उसके घर गया था, मगर आरोपियों ने पीट कर जवान को मार डाला। बीएसएफ के इस जवान को हैवानों ने पीट कर इसलिए मार डाला क्योंकि वो अपनी बेटी की इज्जत को बचाना चाहते थे। वो अपनी बेटी के साथ खिलवाड़ करने वाले शख्स को उसका अपराध बताना चाहते थे, मगर दरिंदों ने पीट कर इन्हें मार डाला। ये तस्वीर मेलजी भाई वाघेला की है। खेड़ा में रहते थे। बीएसएफ 56 के जवान थे और मेहसाणा में तैनात थे। छुट्टियों पर घर आए थे, मगर मालूम चला कि नाडियाद के वनीपुरामा गांव में शैलेश उर्फ सुनील जादव नाम के शख्स ने उनकी बेटी का अभद्र वीडियो बनाया है और उसे वायरल कर रहा है। मेलजी भाई शैलेश के घर 2-3 बार गए, उसे रोकने के लिए, उसे समझाने के लिए,
लेकिन आरोपी उन्हें नहीं मिला। इसके विपरीत आरोपी के घर वालों ने नाराजगी में मेलजी भाई और उनके परिवार पर हमला बोल दिया। धारदार हथियार से हुए हमले में मेलजी भाई की जान चली गई और उनका बेटा सीरियस है। जो बीएसएफ के जवान थे लगातार यहाँ पर आ रहे थे, वो परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, शैलेश यादव को मिलना चाहते थे, लेकिन लगातार 3 दिन तक शैलेश यादव यहाँ पर नहीं मिला। तीसरे दिन आपको बता दे 10 से 10:30 बजे के करीब जब यहाँ पर बीएसएफ के जवान मेलजी भाई वाघेला पहुंचे हैं, तब यहाँ पर ना सिर्फ जादव परिवार के लोग मौजूद थे, लेकिन परिवार का ये भी आरोप है कि 20 से 25 अन्य लोग भी मौजूद थे और अचानक से आपको बता दें बीएसएफ के जवान पर जो है अटैक किया गया और उनको मौत के घाट इसी जगह पर उतारा गया। साथ ही बीएसएफ के जवान की जो पत्नी है मंजुला बहन और उनके जो बेटे हैं नवदीप, उन पर भी यहाँ पर अटैक किया गया है। नवदीप की हालत काफी ज्यादा गंभीर है, वो अहमदाबाद की सिविल अस्पताल में एडमिट है। मंजुला बहन को भी काफी चोटें आई है। मेलजी भाई की पत्नी आरोप लगा रही हैं कि हमला पूरी सोची समझी साजिश के तहत हुआ। कई लोग पहले से ही धारदार हथियारों के साथ तैयार बैठे थे। गांव में दिन दहाड़े लोगों ने उन्हें मारा, मगर किसी ने मदद नहीं की। प्लानिंग थी सर, प्लानिंग थी तो 30-35 आदमी सूख के बैठे होंगे और वो निकल के आए और मेरे हस्बैंड पे वार कर दिया सर। और जल्द से जल्द वो कोई मदद नहीं मिली वहाँ पे, गांव वालों ने किसी ने मदद नहीं की? नहीं, कोई मदद भी नहीं मिली और कोई हमारा वो साथ भी नहीं दिया किसी ने। बेटा बताता है कि छुट्टियों पर आए पिता घर वालों के साथ अच्छा समय बिताना चाहते थे, थोड़ा रिलैक्स थे, चंद रोज में ही वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, मगर आदमी की शक्ल में आए हैवानों ने उन्हें मार डाला। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा